हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज हम किसी खास व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहते हैं। साधारण व्यक्तित्व के धनी, समकालीन कविता के जाने माने लेखक हैं, कवि हैं और एक शिक्षक भी हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्रज श्रीवास्तव जी की, जो कि हमेशा से ही अपनी कविताओं से, अपनी लेखनी से लोगों को प्रभावित करते रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करें उससे पहले हम उनकी कुछ खासियत आपको बताना चाहते हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी के साथ ही आप देश की शीर्ष पत्रिकाओं में निरंतर छपते रहे और इतनी शिद्दत से अपनी पहचान बनाई कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष साहित्य के पाठ्यक्रम में आपको धूमिल और अशोक वाजपेयी की परंपरा का कवि माना गया। न केवल कविताओं में बल्कि गद्य लेखन में भी आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने साहित्य की बात नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो कि एक साहित्यिक पत्रिका के समान ही है, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपने कवि कोविद नामक एक यूट्यूब चैनल संचालित किया। उद्देश्य वही था, साहित्य को जन से जोड़ना। सामाजिक परंपरा से हटकर आपने विचार मंथन बखूबी किया है। तो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर श्री व्रज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, व्रज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो इतना कीमती समय हमें अपना दे रहे हैं, और उनको ढेरों बधाइयाँ हम देना चाहते हैं कि अभी उनका फिलहाल में चौथा संग्रह कविता का आशा घोष प्रकाशित हुआ है। धन्यवाद निवेदिता। अभी जो मेरा चौथा कविता संग्रह है आशा घोष, इसके आने की निश्चित रूप से एक लेखक को, एक कवि को खुशी होती है। मैं चाहूँगा कि इस कविता संग्रह की जो कविताएं हैं उसको, उसका पाठ हो, उसका विस्तार हो, उसका संदेश ग्रहण किया जाए। तो एक सवाल मेरे मन में हमेशा से ही आता है, मतलब जैसे कि आप अपनी कविताओं से हमेशा से ही लोगों को जागरूक करते रहे हैं, पर हम देखते हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनमें इतना रुझान नहीं होता है साहित्य के प्रति, कविताओं के प्रति। तो आप खुद को कितना लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि साहित्य से मेरा जुड़ाव होना और युवा पीढ़ी का इस रूप में जागरूक ना होना, ये हमेशा का सवाल रहा है। दरअसल ये भी कहा जा सकता है कि हम ये एकदम तय नहीं कर सकते, देख नहीं सकते कि कौन व्यक्ति साहित्य में दिलचस्पी रख रहा है। जैसे मैं पहले नहीं जानता था कि आपकी भी इसमें दिलचस्पी है, लेकिन थोड़ा बहुत कविताएं तो सभी लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। कवि नहीं हो पाते, लिख नहीं पाते, हर मंच पर वो आदान प्रदान नहीं कर पाते, ये अलग बात है। लेकिन हम इस रूप में आशावादी हैं कि आज की युवा पीढ़ी भी इंटरनेट के माध्यम से किंडल पर कविताएं पढ़ रही है, अंग्रेजी में कविताएं लिख रही हैं, और कई बार बहुत जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो इतनी सार्थक और साहित्यिक बात करते हैं कि हमें लगता है कि ये शायद दृश्य से जुड़े नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में विचार है, इनके मन में दृष्टिकोण है, एक नज़रिया है, और चीज़ों को देखने का अपना एक दृष्टिकोण है। तो जिसके पास चीज़ों को देखने का एक दृष्टिकोण हो, जिसके पास उसकी भाषा हो, तो मैं समझता हूँ कि वो कविता से जुड़ा होता है, भले ही ना लिख रहा हो। तो आज बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कविता से जुड़े होते हैं। तो मेरा जुड़ाव इस रूप में है। मेरे जितने भी मित्र हैं वो सब जब मेरे सामने होते हैं, मेरे से मुखातिब होते हैं, तो वो बौद्धिक बात करना चाहते हैं, वो कविताओं में दिलचस्पी लेते हैं। जितना भी हमने आपके बारे में जाना, जितना भी, मतलब मैं जब रिसर्च कर रही थी, मुझे आपका इंटरव्यू लेना था, तो हमें ये जानने को मिला कि शुरुआती दिनों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो आप एक शिक्षक भी हैं और एक लेखक भी हैं, और शिक्षक होने के नाते और लेखक होने के नाते अपनी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो कैसे आपने अपने प्रोफेशन को और पैशन को, दोनों को इतने अच्छे से मैनेज किया है? आपने मुझे कहा कि मैं शिक्षक भी हूँ और पोइट भी हूँ, कवि भी हूँ। ऐसा है निवेदिता कि शिक्षक होने के लिए भी संवेदना और संवेदनशील होना ज़रूरी है, और कवि होने के लिए तो जाहिर है कि
संवेदनशील व्यक्ति ही कविताएं लिखता है और वैचारिक समझ बनाता है। तो ये दोनों पेशे ऐसे हैं कि मूलतः लगता लगभग एक ही काम है, एक ही लगभग काम है। हमारे जो सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं और भारत में उपन्यास सम्राट माने जाते हैं बल्कि मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने क्या, आपको मालूम होगा कि वो एक शिक्षक थे। तो जो हमारा पूरा साहित्य संसार है वो शिक्षक होते हुए भी अपने बच्चों से जुड़ाव महसूस करता है, सेंसिटिव रहता है और उनके प्रति, उनके भविष्य के प्रति उनको शिक्षित करने के लिए, उनको मैसेजेस देने के लिए, उनको कुछ तरह से संवेदनशील बनाने के लिए कोशिश करता है। और प्रकारांतर से एक कवि की जिम्मेदारी भी यही होती है कि वो जो जो चीज़ें अपने अनुभवों से देखता है और अपनी भाषा में उनको लाता है, तो अपनी भाषा में लाने के बाद वो उस भाषा से उनके स्तर की भाषाई समझ को उनके बीच पहुंचाता है। तो मैं समझता हूं कि काम तो लगभग दोनों का एक ही है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली देखते हैं, विशेष संदर्भों में देखते हैं, तो अभी मैं देखता हूं कि ये बहुत अच्छा आज मौका भी है कि हमारे जो भारत सरकार है उसने कल ही उन्होंने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। तो ये नई शिक्षा नीति में जो बातें आने वाली हैं, हम लोग सजग रहते हैं, एक पोइट के रूप में भी और शिक्षक के रूप में भी। वैसे मैं एक स्कूल में प्रधानाध्यापक हूँ, तो मुझे अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर शिक्षा का वातावरण बनाना और ऐसे बच्चों के अंदर एक साहित्यिक समझ विकसित करना, उनके जो पिछड़े हुए पाठ हैं, बोध हैं, उनको समुन्नत करना, ये मेरा काम रहता है। तो लगता है मेरे लिए तो एक आसानी ही है, दोनों प्रोफेशन में एक अंतर संबंध है जो जुड़ता है। तो आजकल हम देखते हैं, मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है, मतलब पॉजिटिविटी तो है लोगों में, पर जो बच्चे हैं आजकल के बहुत जल्दी मतलब किसी भी चीज़ से परेशान हो जाते हैं। मतलब थोड़ी सी असफलता मिलने पे वो लोग मतलब डर जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उसे में सफलता मिलेगी या नहीं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी हमको देखने को मिलती है। तो आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं बच्चों को? हाँ, ये तो एक मनोवैज्ञानिक सवाल है और इसमें वही मार्गदर्शन की बात होगी कि हमें अपना धैर्य, संयम और बहुत जो महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उनको हमको एक नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा में प्रवेश नहीं करना है। इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि किसी को भी प्रतिस्पर्धा अपने आप से करना चाहिए, किसी और से नहीं। यानी हम कल क्या थे, हम आज क्या हो गए हैं, कल की तुलना में हम आज कितना आगे बढ़े। कोई भी बच्चा जो अंक कमाने की दौड़ में निराश होता है या बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा संवेगात्मक रूप से डिस्टर्ब होता है, तो उसको केवल अपने आप से होड़ करना चाहिए कि वो पिछले माह है या पिछले साल कितना था, क्या पिछले साल उसने जो अंक अर्जित किया उससे वो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बजाय इसके कि वो कक्षा के बहुत ज़्यादा जो अच्छे अंक लाने के लिए प्रसिद्ध या खराब अंक लाने के लिए बदनाम हो, उससे हम तुलना करें। तो ये एक शिक्षा हमें ऐसी घरों में देना चाहिए, पालकों को या हमारे समाज को, कि वो ये जो प्रतिस्पर्धा है, स्पर्धा है, घोड़ा होड़ी है, इसको बंद करें, तब कहीं ऐसा होगा। और हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें ये सब ऐसा ही बताया जा रहा है कि जिसमें जिसकी विशेषज्ञता है उसमें वो आगे बढ़े। एक मछली से ये उम्मीद ना की जाए कि वो पेड़ पर चढ़े, बल्कि बंदर से ये उम्मीद की जाए कि वो पेड़ पर चढ़े। मछली से यही उम्मीद की जाए कि वो तैरकर अच्छे से बताए, यानी जिसकी जिसमें विशेषज्ञता है वो आगे बढ़े। तो आप दो बेटियों के पिता भी हैं, तो एक संदेश उन बेटियों के माता पिता के नाम जो इतने लाड़ प्यार से अपनी बेटियों की परवरिश करते हैं और समय आने पर खुशी खुशी अपने कलेजे पे पत्थर रखकर उनको विदा भी कर देते हैं। एक बहुत ही व्यक्तिगत सा प्रश्न हुआ, लेकिन मैं
देखता हूँ हमारी परंपरा में एक गणितज्ञ हुए हैं जिनकी बेटी थी लीलावती। उसने अपने गणितज्ञ पिता की मदद की थी एक समस्या को हल करके। और हम अपने पहले प्रधानमंत्री को ही देखते हैं कि वो भी एक बेटी के पिता थे और उनकी बेटी ने वो सब करके दिखाया था जो शायद कोई बेटा करके दिखा पाता। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि आज के दौर में तो लगभग ये इस तरह का विभाजन खत्म हो चुका है बेटा बेटी वाला, और इसकी समझ बन भी चुकी है। और अब तो पूरी तरह से ये स्थापित है कि हम संतान के रूप में कहीं ऐसा हीनता बोध नहीं लाते कि हमारे बेटे या बेटी। रही बात इसकी, तो फिर भी उनकी जो परवरिश रहती है, उनकी जो मानसिक तैयारी रहती है, उसमें ज़रूर हमको कुछ तैयारियां अलग तरह से रखना पड़ती है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत मैं नहीं समझता। मेरी दोनों बेटियां बहुत काबिल हैं, हर तरह से वो केयरिंग हैं पेरेंट्स के लिए और सभी का वो ध्यान रखती हैं। बड़ी बेटी तो प्रतिष्ठा है, वो गायिका के रूप में शहर में भी जानी जाती है, और छोटी भी संगीत में दिलचस्पी रखती है। और जितने भी मैंने देखा है कि बेटियों के पिता हैं, वो अलग तरह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैंने कभी किसी को अपने आप को दयनीय कहते सुनते हुए नहीं सुना। तो ये एक अच्छा संदेश है कि संतान के रूप में बेटी या बेटा का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने रास्ते पर एक मनुष्य की तरह आगे चलें, दूसरों के दुख को समझें, दूसरों की खुशी को समझें, उसमें शामिल होना चाहें। तो वैसे तो आपकी कविताएं हम अक्सर सुनते रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, पर अभी हम फिलहाल चाहते हैं कि आपकी कोई कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो वो हमारे दर्शकों को आप अगर सुना देंगे। और हमने सुना है आप गाते भी बहुत अच्छा है, तो अगर कुछ लाइनें गा के भी बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। निवेद, आपने एक कविता के लिए अनुरोध किया है, तो मैं अपने इस नए काव्य संग्रह से ही एक कविता पाठ करता हूँ। आशा घोष। हट जा ना उम्मीदी रास्ते से हट जा, हट जा ना उम्मीदी रास्ते से हट जा, मौत को मार डालने के लिए घायल हुई जिंदगी जा रही है। उसके पास वक्त की कमी है, तेज तेज जाना पड़ रहा है उसे, किसी के हिस्से का वक्त बचाने के लिए। भूल जाओ अभी कुछ सोचना, कुछ बोलना, सुनो ये सायरन की आवाज और बस दुआ करो। एक जरूरी, बहुत जरूरी आशा घोष करती हुई एम्बुलेंस जा रही है। दो लाइनें मैं महेंद्र कपूर की समय गाता हूँ कि न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्करा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। धन्यवाद। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ब्रज श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इतना कीमती समय अपना हमें दिया। हमें इतनी सी ही देर में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको भी ढेर सारी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।